अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मबरूज़ ज़मान चौधरी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा क्या कौन सा टॉपिक है? डिडक्शंस है। डिडक्शंस का लास्ट पार्ट जो रह गया था, कुछ डिडक्शंस रह गया था, वही आज हम कंप्लीट कर देंगे पूरा। कुछ ही बचा हुआ है और आज है डिडक्शंस का फाइनल पार्ट। 3 क्लास में 2 क्लास तो हो गया ना, और इसी क्लास में हम पूरा कंप्लीट कर देंगे जितना डिडक्शंस चाहिए। इसमें शायद हो सकता है 1-2 छूट जाएगा जो मेरे हिसाब से आपको चाहिए नहीं है, इसलिए मैं नहीं दूँगा। बहुत लंबा फालतू पढ़ेंगे, ज़रूरी नहीं है। जितना चाहिए उतना ही पढ़ाऊँगा। तो देखते हैं अपना ये हो गया था ना कुछ, जैसे कि हमने पढ़ लिया था, याद है कुछ? अगर आप लोग खुद रिवाइज करना चाहेंगे तो ये जीजीसी 80 जीजीसी हो गया था, याद है कुछ? जीजीसी, सी फॉर क्या? कांग्रेस। जीजीबी, बी फॉर क्या? बीजेपी। अपने ये भी पढ़ लिया था 80 टीटीए। टीटीए क्या था? ए फॉर एडल्ट। बी फॉर क्या? बी फॉर बुढ़ापा आ गया था। यू, यू क्या था? यू था यू वर सफरिंग फ्रॉम क्या था? वो था ना मेंटल इलनेस, ब्लाइंडनेस, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लेप्रोसी क्यूर वगैरह, याद है? अब ये क्या था? डीडी। डीडी दवा दारू था। देखिए, आपको पढ़ने का तरीका होता है ना, एक सिस्टम होता है, जैसे कि आपको याद रहे आसानी से, और खाली याद भी नहीं कि अब जब रिवाइज भी करेंगे बहुत जल्दी हो जाएगा। एक ऐसा एक सिस्टम होना चाहिए। तो ऐसे अगर रिवाइज करेंगे ना आप, अच्छा, 1-2 बार आप सही से पूरा पढ़ लीजिएगा कि अमाउंट कितना है, किस चीज़ पे है, पूरा डिस्क्रिप्टिवली पूरा आप एक-एक चीज़ देख लीजिएगा। फिर जब रिवाइज करना होगा ना, आप एक बार रिवाइज करेंगे, दूसरी रिवाइज कर लेंगे, तीसरी बार से आप जिस रिवाइज करना शुरू करेंगे ना, तब ऐसे ही रिवाइज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना कि सिंपली एकदम से ऐसे, डी फॉर दवा दारू, और डीडीबी क्या है? डरावनी डरावनी बीमारियां। बाकी आपको ऐसे ही दिमाग में आ जाएगा क्या क्या है, क्या क्या नहीं, पूरा आपको याद हो जाएगा। और ये हो गया ई। ई फॉर क्या था? ई फॉर एजुकेशन। याद है, आपने एजुकेशन लोन लिया था, इंटरेस्ट दिया था, उसी पर डिडक्शन मिल रहा है, तो क्या है? ई फॉर एजुकेशन। और ई ई ए ये क्या है? एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। आओ, इस ये हमने क्यों किया? ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हमने क्यों कहा था? देखिए, एक्स्ट्रा कब कहते हैं हम किसी चीज, एक्स्ट्रा कब आता है? इसका मतलब ये है कि आपको पहले कोई चीज मिल गया होगा, और इसके बाद अगर फिर कुछ मिल रहा है आपको, तो इसे हम क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा कहते हैं, है कि नहीं? तो यहां मैंने कहा था एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा होता है, याद रखने के लिए। तो इसका क्या मतलब है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हमने क्यों कहा? क्योंकि ये जो है ईईए, मैंने कहा था अपने क्या लोन लिया था? अपने लोन लिया था, अपने हाउसिंग लोन लिया था, ठीक है, हाउस लोन। तो घर खरीदने के लिए, तो जो लोन लेंगे उसी के ऊपर आपने इंटरेस्ट भी दिया, है कि नहीं? तो आप इंटरेस्ट देंगे, वही इंटरेस्ट के ऊपर आपको डिडक्शन मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? इंटरेस्ट के ऊपर डिडक्शन। अच्छा, पहले इंटरेस्ट से पहले ये देखिए, वो जो लोन लिया था ना आपने, आपको वो कभी ना कभी तो रिपेमेंट करना पड़ेगा। रिपे करेंगे आप, तो जब आप रिपे करेंगे, तो उस वक्त आपको उसी प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर आपको डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80C पे। तो ये सेक्शन देखिए, 80C में ना 15-16 आइटम है, सब आ जाएगा। तो 80C में ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन इसका सिस्टम तरीका बता दूंगा कि आपको एग्जाम में अगर 80C आ गया, तो आपको ये 90 to 95% चांस ये है कि आप अगर तुक्का भी लगाएंगे ना, आपका करेक्ट हो जाएगा। ये मैं बता दूंगा आगे जाके, ठीक है, कैसे है। लेकिन 80C में नहीं पढ़ाने जाऊंगा, क्योंकि बहुत मिक्स हो जाएगा, बहुत लंबा है। डिस्टर्ब आपको खामोखा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये देखिए, कहाँ पे मिलेगा आपको? 80C में, सेक्शन सेक्शन 80C में आपको ये मिल जाएगा। जब आप क्या करेंगे, ये प्रिंसिपल अमाउंट पे मिलेगा। समझ लीजिए, आपने लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का लोन लिया था। 1 लाख रुपए का आपने क्या लिया था? लोन लिया था। और उसके ऊपर आप इंटरेस्ट देते हैं, इंटरेस्ट हर महीने, समझ लीजिए इंटरेस्ट हर महीने, क्या मैं कहता हूँ, समझ लीजिए 100 रुपए का इंटरेस्ट है। तो उसी इंटरेस्ट पे जब आपको मिलेगा ना डिडक्शन, तो वो आएगा 80 ई में। तो आप समझ में आ गया होगा, लोन पर भी मिल रहा है और इंटरेस्ट पर भी मिल रहा है। ये तो मिल रहा है और एक्स्ट्रा ये भी मिल रहा है, इसलिए कहा हमने एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, याद रखने के लिए, ठीक है। और दूसरा ये क्या है? ईईबी, ये क्या है? हमने कहा था इलेक्ट्रिक व्हीकल। आपने इलेक्ट्रिक लोन लिया, इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा, उसके ऊपर डिडक्शन आपको मिलेगा, ठीक है। आसान है, अपना रिवाइज भी हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, अपना नया जो बाकी रह गया है वो सब देखते हैं आज। तो सबसे पहले हम देखेंगे 80D। अच्छा, 80D सीरीज का कौन कौन सा हो गया था? डी सीरीज का ये हो गया था, डीडी हो गया था, और डीडी बी हो गया था। तो डी बचा हुआ है।
तो 80D में देखिए 80D क्या कहता है, 80D कहता है कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ, इंडिविजुअल या एचयूएफ ने क्या किया है, इंडिविजुअल या एचयूएफ ने सबसे पहले पॉइंट ए कहता है कि मेडिक्लेम कराया है, मेडिक्लेम, मेडिक्लेम ये इंश्योरेंस टाइप का है ना, मेडिक्लेम कराते हैं लोग, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, यही तो है मेडिक्लेम। तो मेडिक्लेम कराया है, लेकिन मेडिक्लेम का जो पेमेंट है वो कैश से नहीं कर सकता, वो सिर्फ चेक से ही करेगा। तो उसने चेक से किया। देखिए यहाँ पे मैंने अलग अलग ये जो है और ये वाला पेरेंट्स का मैंने अलग अलग दिया है, क्यों, क्योंकि आगे जाके देखिए एक अलग कहीं मिल रहा है कहीं नहीं मिल रहा है, तो अब अगर एक ही जगह पे लिख देंगे ना तो ये मिक्स हो जाएगा, इसलिए मैंने अलग अलग कर दिया पहले। तो ये देखिए यहाँ क्या कहता है, इंडिविजुअल, वो जो मेडिक्लेम है उसने खुद के ऊपर कराया है, खुद के लिए, स्पाउस के ऊपर, या तो अपना हस्बैंड या वाइफ के ऊपर, वाइफ के लिए। और डिपेंडेंट चिल्ड्रन, अब ये डिपेंडेंट चिल्ड्रन समझ रहे हो ना, डिपेंडेंट चिल्ड्रन जो बच्चे हैं घर के, वो कहीं रोजगार भी नहीं कर रहे, अपने माँ बाप के ऊपर ही डिपेंडेंट है अभी तक, तो उनके लिए। और पेरेंट्स, पेरेंट्स तो ऑल यू नो, तो पेरेंट्स के लिए क्या कराया, मेडिक्लेम कराया, समझ लीजिए क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस कराया है। और हेल्थ इंश्योरेंस जो आपने करवाया है इसका पेमेंट कैसे किया था आपने, चेक से किया था। तो किसके ऊपर, तो 80D में, अब ये देखिए 80D में आपको डिडक्शन मिलेगा कि नहीं, यही येस और नो का मतलब यही है 80D में। तो इसका मतलब इंडिविजुअल खुद के ऊपर या स्पाउस के ऊपर या डिपेंडेंट चिल्ड्रन के ऊपर करवाया है तो 80D डिडक्शन मिलेगा, यस मिलेगा। पेरेंट्स के ऊपर करवाया है तो क्या मिलेगा, यस मिलेगा। फिर कहता है सीजी, यहाँ सीजी का मतलब है, आप लिख लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई अगर हेल्थ स्कीम लाया है, कोई नया स्कीम हो या पुराना, सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर है तो उसमें भी उसने क्या किया है, इन्वेस्ट, एक्सपेंडिचर किया है या इन्वेस्ट समझ लीजिए, ये तो इन्वेस्ट ही होगा ना कि रिटर्न आएगा इससे। तो ये चेक से किया है, चेक से किया है, चेक कंपलसरी है। ये देखिए यहाँ भी चेक कंपलसरी है, तो चेक से किया है अपने लिए, स्पाउस के लिए, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए। क्या उसे डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80D, यस मिलेगा। पेरेंट्स के ऊपर अगर करवाया है तो क्या मिलेगा, नहीं, नहीं मिलेगा, मिलेगा, नहीं मिलेगा। पेरेंट्स के ऊपर नहीं मिलेगा। और थर्ड क्या कहता है ये, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। अच्छा, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप क्या होता है, नॉर्मली जो हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, कंसल्टेंट के पास, फिजिशियंस के पास, बस चेक करवाने के लिए अपना हेल्थ कैसा है, या कभी कभार बुखार वगैरह हो जाती है, नॉर्मल चेकअप होता है ना, तो उसी पे अगर आपने खर्चा किया है, ये देखिए यहाँ पे अगर कैश करो या चेक फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी करो, तो अगर खुद के ऊपर किया है तो क्या मिलेगा, यस डिडक्शन मिलेगा। पेरेंट्स के ऊपर या यहाँ, यस यहाँ भी मिलेगा, लेकिन कंडीशन ये है कि खुद के ऊपर और पेरेंट्स सबको मिला के आपको मैक्सिमम डिडक्शन यहाँ पे 5,000 रुपये ही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिल सकता। कितना मिलेगा, मैक्सिमम आपको 5,000 रुपये मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। और टोटल, अब ये देखिए, इंडिविजुअल खुद के ऊपर, अपने स्पाउस के ऊपर, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के ऊपर, सब मिलाकर टोटल कितना डिडक्शन ले सकता है अंडर सेक्शन 80D, ये 25,000 का डिडक्शन ले सकता है। कितने रुपए का, 25,000 का। और पेरेंट्स के लिए कितना, पेरेंट्स के लिए कितना ले सकता है, पेरेंट्स के ऊपर अगर करवाया है तो वहां भी 25,000 अलग से ले सकता है, समझ रहे हो गया। तो ठीक है, इस पे थोड़ा कंडीशन बाकी है, ये देखेंगे। ये देखिए, वो जो 25,000, यहाँ का जो 25,000 है ना ये वाला, ये 25,000 मैंने नेक्स्ट पेज पे फॉरवर्ड किया है। अब ये देखिए, ये जो 25,000 है, इस 25,000 का क्या कहा है, अप टू इसे 50,000 तक भी मिल सकता है, अगर वो जो बंदा खुद के ऊपर खर्च कर रहा है या स्पाउस के ऊपर, या जो बच्चे हैं वो अगर रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है। रेसिडेंट भी आपको पता है, आपने पढ़ा है पहले, रेसिडेंट कौन रेसिडेंट होते हैं। और सीनियर सिटीजन भी आपको पता है, मोर देन 60 ईयर्स, और 60 ईयर्स का कोई बंदा है तो वो सीनियर सिटीजन बन जाता है। तो ठीक है, तो उस केस में 25,000 के बदले कितना मिल सकता है, 50,000। और पेरेंट्स का यहाँ भी, और अगर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है, तो उन्हें भी यहाँ पे कितना, उनके केस में भी 50,000 रुपये मिल सकता है। तो वहां 25-25 था पहले, जब रेसिडेंट सीनियर सिटीजन हो जाते हैं तो 50-50 हो जाता है, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है ना 25-25 हजार का, बस यही। अब अपना नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए, यहाँ हम एक साथ दो सेक्शन कंप्लीट करेंगे बहुत आसानी से। ये देखिए एनपीएस, ये क्या है, एनपीएस का मतलब है नेशनल, क्या, नेशनल पेंशन स्कीम।
तो नेशनल पेंशन स्कीम हो गया, होता है ना गवर्नमेंट का जो पेंशन स्कीम है, नेशनल पेंशन स्कीम। तो इस पे अगर कोई बंदा, किसी का समझ लीजिए जॉब है तो वो, तो जब किसी का नौकरी होता है उसमें दो पार्टी होते हैं ना, एक होते हैं एम्प्लॉयर, होता है एक एम्प्लॉयर, ईयर एम्प्लॉयर, और एक होता है एम्प्लॉई, जो बंदा जॉब कर रहा है। तो सैलरी किससे मिलता है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को सैलरी देता है, ठीक है। तो एम्प्लॉई को जो सैलरी मिलता है उससे, समझ लीजिए उसका अगर 10,000 रुपये पर मंथ का सैलरी है, तो एम्प्लॉयर क्या कहता है? एम्प्लॉयर कहता है एक काम करो, तुम 8,000 रुपये पर मंथ रिसीव करो, और यहाँ से जो 2,000 रुपये है ना, 2,000 रुपीज पर मंथ, तुम कहाँ पे? एनपीएस पे जमा कर दो। कितना? एनपीएस पे, नेशनल पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम। अच्छा, जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, जिनको पेंशन वगैरह मिलता है, उनको कैसे पेंशन मिलता है? यही सिस्टम होता है, उनका जो सैलरी होता है ना बेसिक, वहां से एक छोटा सा हिस्सा उस फंड में डाल दिया जाता है। और यहाँ का ये यहाँ की जो है ना, ये खूबसूरती ये है कि ये जो 2,000 किसने डाला है? ये डाला है एम्प्लॉय ने खुद। अब ये देखिए, ये जो 2,000 है ना, उसने 2,000 डाला है, तो एम्प्लॉयर भी खुद, और 2,000 रुपये जितना एम्प्लॉय ने डाला है उतना एम्प्लॉयर भी फंड पे अपनी तरफ से क्या करेगा? डिपॉजिट करेगा, हर मंथ, हर महीने, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि पर मंथ का है, तो टोटल 12 महीने तक, यहाँ भी टोटल 12 महीने तक कितना हो गया? 24,000 रुपये, यहाँ भी 24,000 रुपये। तो एम्प्लॉई भी दे रहा है, एम्प्लॉयर भी, दोनों का हो रहा है, जमा हो रहा है कहाँ पे? नेशनल पेंशन स्कीम पे। तो वो जो जमा होता है ना पैसा, उस पर भी डिडक्शन मिलता है। कैसे? जो एम्प्लॉय जो खुद पैसा जमा करता है नेशनल पेंशन स्कीम पे, तो उसको डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80 सीसीडी क्या 1 पे। ये ध्यान से देखिए, सीसीडी 1 पे कब? एम्प्लॉय जो पैसा जमा करता है, कौन? एम्प्लॉय जो खुद पैसा जमा करता है, उसके ऊपर डिडक्शन मिलता है सीसीडी 1 पे। और जो एम्प्लॉयर देता है ना, एम्प्लॉयर, उसके ऊपर सीसीडी 2 में डिडक्शन मिलता है। एम्प्लॉयर का जो पैसा है, एम्प्लॉयर जो जमा करता है उसके ऊपर। अच्छा, अभी आप लोगों के दिल में अगर थोड़ा लॉजिकली समझ रहे होंगे ना, तो एक सवाल आएगा आपके दिल में कि यह पैसा भी एम्प्लॉयर दे रहा है, फिर डिडक्शन एम्प्लॉय को क्यों मिलेगा? हम्म गवर्नमेंट इतना बेनिफिट क्यों दे रहा है? इतना बेनिफिट दे रहा है क्या कि सबको? कोई पर्सनल रिश्ता तो नहीं है? नहीं, देखिए इस पे आप लोग जैसे समझ रहे हो ना, ऐसा कुछ है नहीं। वो जो पैसा है ना यहाँ पे, कितना होता है? 1,000 रुपये पर मंथ, ये पर मंथ का है 1,000 रुपये, तो 12 महीने में कितना हो जाता है? 12,000 रुपीज हो जाता है ना। तो ये जो 12,000 रुपीज है, जब उस बंदे का सैलरी शीट, जो सैलरी शीट पे काउंट होता है ना, तो सैलरी शीट पे इस 12,000 को क्या करते हैं? इसे, और यहाँ पे जो 12,000 है, यहाँ का 12,000 और यहाँ का 12,000, दोनों को सैलरी शीट पे टैक्स देने से पहले जब काउंट होता है ना, इनकम अंडर हेड सैलरी, ये दोनों आइटम को ऐड कर दिया जाता है सैलरी पे। तो हर साल ऐड, हर महीने ऐड हो रहा है, हर साल ऐड हो रहा है। आप टैक्स दे रहे हो बार बार, ठीक है। तो इसलिए आपके यहाँ क्या हो रहा है? सैलरी पे इंक्लूड हो जाता है, इसलिए आपको डिडक्शन मिलता है। ऐसा नहीं कि यहाँ भी सैलरी शीट पे भी इंक्लूड नहीं होगा, फिर डिडक्शन भी मिलेगा, डबल फायदा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। ये आपको, आप इसी को काउंट करते हैं, सैलरी शीट पे काउंट होता है, और फिर आपको डिडक्शन मिलता है। ओके, हो गया। दो सेक्शन हो गया क्या? 80 सीसीडी 1, 80 सीसीडी 2। तो सीसीडी 1 पे एम्प्लॉई, सीसीडी 2 पे एम्प्लॉयर, ईयर। याद रखेगा, आसान है। और इस पे शॉर्ट ट्रिक क्या ही बताओ, इसका शॉर्ट ट्रिक यही है जो देख रहे हो, ईई और ईआर। याद रखना है तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि 80 सीसीडी दोनों सेम अल्फाबेट है, एक ही अल्फाबेट दो बार रिपीट हुआ है। एक ही ईई तो 1 है, यहाँ दो अल्फाबेट है, ईयर तो 2। अच्छा, कुछ भी करो, याद रख लो खाली भाई। अच्छा, अब ये देखिए, डिडक्शंस जो मिलता है ना सबको, डिडक्शंस जो मिलता है, डिडक्शंस को देखिए हमने दो पार्ट किया है नॉर्मली। डिडक्शंस
टोटल तो एक ही हमने पढ़ा था ना, 80C टू 80U, लेकिन हमने यहाँ पे देखिए डिडक्शन 80C को थोड़ा अलग किया है, और बाकी 80C के अलावा जितना भी डिडक्शन है उनको थोड़ा अलग किया है। क्यों? एक चीज बताने के लिए। क्या बताने के लिए? यही कि 80C जो है ना, उसका जो पेमेंट है, वो पेमेंट, पेमेंट कौन सा पेमेंट, क्या पेमेंट बता रहा हूँ, पेमेंट आउट ऑफ इनकम। देखिए 80C में मैंने बताया था, आपने कोई खर्चा, कोई इन्वेस्टमेंट किया है, वो जो इन्वेस्टमेंट या खर्चा जो आपने किया है ना, देखिए डिडक्शंस जितना भी है, आप पहले देखिए जितना आपने पढ़ा है, सब में आप क्या कर रहे हो, या तो डोनेशन कर रहे हो, या तो कोई एक्सपेंडिचर किसी चीज पे, या मेडिक्लेम पे, या तो कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो किसी फंड पे। मतलब कुछ भी हो, क्या हो रहा है, अब से क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है, यानी खर्चा हो रहा है, या इन्वेस्टमेंट हो या एक्सपेंडिचर हो, पैसा आपसे क्या हो रहा है, यह पैसों का आउटफ्लो आपसे हो ही रहा है, यही है ना मतलब। तो इसका मतलब पेमेंट होता ही है, डिडक्शंस मिलना। पेमेंट अगर नहीं हुआ तो ऐसे ही आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, आपने पेमेंट करना है फिर डिडक्शन मिलता है। तो यह आपने पेमेंट किया इनकम आउट ऑफ, सॉरी, पेमेंट आउट ऑफ इनकम। एक डिफरेंस समझिएगा, ये है क्या, पेमेंट आउट ऑफ इनकम। और बाकी 80C को छोड़ के जितने भी है, 80C टू 80U, पेमेंट आउट ऑफ, पेमेंट आउट ऑफ, यह इनकम नहीं है, यह है पेमेंट आउट ऑफ इनकम चार्जेबल टू क्या, पेमेंट आउट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। यह है ये जो इनकम है ना, ये इनकम चाहे टैक्सेबल हो या एग्जेम्प्टेड इनकम हो, कुछ भी हो, आप अगर देंगे, यहां से पेमेंट करेंगे, 80C में जितना भी स्कीम्स वगैरह है वहां अगर खर्चा करेंगे, वो जो इनकम है वो अगर टैक्सेबल हो फिर भी 80C में डिडक्शन मिलेगा, और अगर टैक्सेबल ना हो फिर भी डिडक्शन मिलेगा। जैसे कि वो जो इनकम है, समझ लीजिए आपने जो एग्रीकल्चर इनकम है, अच्छा एग्रीकल्चरल इनकम टू सम एक्सटेंट अगर ज्यादा है तो उसका हिसाब अलग से होता है, एक पार्शियल मेथड होता है उस पर। एग्रीकल्चर इनकम भी टोटली क्या होता है, एग्जेम्प्ट नहीं है, कुछ चीजें हैं जो एग्जेम्प्ट है लेकिन उसका भी अलग हिसाब होता है। तो मान लीजिए कुछ देर के लिए एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है, जो बेसिकली हमको समझ में आता है, एग्जेम्प्ट है जहां पे टैक्स नहीं लगता जिस इनकम पे। तो वो एग्रीकल्चर इनकम का जो, एग्रीकल्चर से आपने जो इनकम किया है, वहीं से भी अगर कहीं पे खर्चा कर रहे हो, जैसे कि मैंने बताया था ना, समझ लीजिए सब्सक्रिप्शन किया है आपने, कहा किसी एक फंड पे जो आरपीएफ होता है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तो वहाँ आपने किया है, पैसा डाला है, तो वहाँ भी आपको 80C पे डिडक्शन मिलेगा। तो वो इनकम जो आपने आरपीएफ पे डाला है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में डाला है, तो वो इनकम अगर टैक्सेबल था, यानी आपने किसी बिजनेस से कमाया है, कोई और भी कहीं से सैलरी मिला होगा, कुछ कैपिटल गेन से मिला होगा, कहीं बेचा है, यहाँ या तो विनिंग से कहीं से जीता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अदर सोर्स कुछ भी हो। और अगर एग्जाम भी हो ना तो आपको 80C मिलेगा। लेकिन लेकिन 80CC टू 80U क्या कहता है, 80CC टू 80U ये कहता है, अगर आप वो पेमेंट इनकम चार्जेबल टू टैक्स, यानी यहाँ मतलब ये हुआ कि अगर खाली आपने टैक्सेबल इनकम जो है वहां से अगर पेमेंट कर रहे हो तो मिलेगा, और अगर एग्जेम्प्टेड इनकम है, एग्जेम्प्टेड इनकम से यहाँ पे अगर आपने पेमेंट किया है तो क्या होगा, आपको डिडक्शन इल्ले नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो एक एग्जांपल देता हूँ, ये एच यू, यू पता है ना, यू क्या है, यू, यू, यू वर्ड सफरिंग, अच्छा यू, यू छोड़ दो, क्योंकि यू पे हमने पढ़ा है इरिस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंडिचर, यू पे जो यू आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस, याद आ रहा है ना आपको, याद आ रहा होगा। तो वहाँ अगर आप खर्चा करो ना करो फिर भी आपको पैसा मिलता है, डिडक्शन मिल जाता है। बाकी कुछ देख लो, इसके अलावा जैसे कि 80 जीजीसी समझ लो, जो कांग्रेस वाला है। तो पॉलिटिकल पार्टी की जो डोनेशन दे रहे हो ना, वो अगर आपने कोई एग्रीकल्चरल इनकम से दिया है तो आपको डिडक्शन 80 जीजीसी में डिडक्शन मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। और अगर वही आपने टैक्सेबल इनकम है, समझ लीजिए आपने कुछ सामान बेचा है, कोई कैपिटल गेन हुआ है, आपने कहीं लैंड बेचा है, तो वहां से पैसा मिला है, उसी पैसे से आपने क्या किया, डोनेशन किया है वहां से, तो क्या आपको मिलेगा 80 जीजीसी में डिडक्शन, 100% मिलेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि वो इनकम जो है चार्जेबल टू टैक्स है। समझ गए होंगे।
पेमेंट आउट ऑफ खाली इनकम और इनकम चार्जेबल टू टैक्स में डिफरेंस क्या है? खाली इनकम का मतलब होता है इनकम जो टैक्सेबल है और इनकम जो नॉन टैक्सेबल है, यानी एग्जेम्प्टेड दोनों आएगा। और इनकम चार्जेबल टू टैक्स का मतलब ये है कि खाली वही इनकम जो चार्जेबल टू, जिसपे टैक्स चार्ज होता है, एग्जेम्प्टेड इनकम से करेंगे तो नहीं मिलेगा। ये याद रखिएगा। मुझे लग रहा था कि शायद यहाँ से क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ये बताइए, आपने जैसे मैंने अभी जीजीसी का एग्जांपल दिया है, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया है 100 रुपए, 100 रुपए डोनेशन दिया है, और वो जो 100 रुपए है वो आपको आपको कहाँ से मिला है? वो आपको मिला है कहीं, एग्रीकल्चर इनकम है, समझ रही, वो आपका एग्रीकल्चर इनकम है। अब ये बताइए कि आपको डिडक्शन मिलेगा? डिडक्शन सेक्शन जीजीसी क्या आपको मिलेगा? आपको क्या बताना है? नहीं, नहीं मिलेगा। अब आते हैं एटीजी पे। ये देख के शायद आपको थोड़ा डर लग रहा होगा, लेकिन कुछ नहीं, मैं बताता हूँ। देखिए सिंपली क्या था, डिडक्शन ये हो गया, इससे पहले ये हो गया, ठीक है अपना जी। अब ये देखिए, यह एक वर्ड मैंने लिखा है विदाउट लिमिटेशंस। ये क्या है? विदाउट, ये हो गया विदाउट लिमिटेशंस, और ये है विथ लिमिटेशंस। अब ये लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस ये है, देखिए, ये देखिए, यहाँ पे जितना भी डोनेशन किया है आपने, 100% ऑफ डोनेशन, जितना भी डोनेशन करेंगे ना, पूरा 100% आपको क्या मिलेगा? आपको 100% डिडक्शन मिलेगा। और यहाँ पे जितना आइटम है यहाँ पे करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 50% ऑफ डोनेशन। जितना डोनेट करेंगे, 100 रुपये करेंगे तो 50 रुपये मिलेगा, 1000 रुपये करेंगे तो 500 रुपये क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा। अब बाकी जो ये पार्ट है ना विथ लिमिटेशंस वाला, मैं बताता हूँ। इससे पहले मैं विदाउट लिमिटेशंस वाला कंप्लीट कर दूं। तो इस पे याद रखने के लिए आपको बस इसे याद रखना है, ऑल पीएम, ऑल सीएम, ऑल नेशनल फंड। ये क्या होता है? ऑल पीएम, ऑल सीएम, ऑल नेशनल और डिफेंस फंड जो है, उस पे आपको 100% का डोनेशन मिलता है। कितने? 100% का डिडक्शन मिलता है उस पे। अगर आपने डोनेट किया है तो 100% का डिडक्शन आपको मिलेगा, ठीक है। और 50% कहाँ पे मिलेगा? जितना डोनेट करेंगे उसका टोटल का फ्लैट 50% आपको डिडक्शन मिलेगा। कहाँ कहाँ पे? अब ये देखिए, ये याद रखने का एक तरीका होता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कौन? जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया। देन हु? इंदिरा गांधी। ये कौन है? फर्स्ट लेडी पीएम ऑफ इंडिया। अच्छा, यहाँ पे देखिए एमएफ जो है ना, ये म्यूचुअल फंड नहीं है, ये क्या है? मेमोरियल फंड है। मैंने यहाँ पे जैसे दिया था ना स्पेस कम है इसलिए मैंने एमएफ लिख दिया है, ये मेमोरियल फंड है। और फिर है राजीव गांधी, और फिर ड्रॉट रिलीफ फंड। अब ये कैसे याद रखेंगे? ये जवाहरलाल नेहरू है ना, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी। अब ऐसे याद रखें कि पीएम क्या है? पीएम डॉटर, पीएम डॉटर रिलीफ फंड, पीएम डॉटर रिलीफ फंड। अब ये कोई सेंस बना? देखिए मैं बताता हूँ क्या सेंस बना है पीएम डॉटर। तो सबसे पहले पीएम, अपना फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया कौन? डॉक्टर जवाहरलाल और पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी। अब याद रखें, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। हु वाज इंदिरा गांधी? कौन थे जवाहरलाल नेहरू के? शी वाज द डॉटर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। उनके बाद राजीव गांधी। राजीव गांधी कौन है? कौन थे इंदिरा गांधी के? कौन थे? चलिए, ये जीके टाइप का क्वेश्चन रह गया। आपको बस ये याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू पीएम, पीएम, ये सारे पीएम है। देखिए ये तीनों पीएम है, तो ये हो गया पीएम डॉटर रिलीफ फंड। डॉटर बस याद रखने के लिए, लेकिन डॉटर नहीं है, ये क्या है? ड्रॉट है। ड्रॉट समझ रहे हो ना? ड्रॉट क्या है? सूखा पड़ जाता है जैसे, जिसे क्या कहते हैं? ड्रॉट कहते हैं। ड्रॉट रिलीफ फंड, कोई कहीं ड्रॉट पड़ा है वहां की रिलीफ फंड में आप पैसा दे रहे हो, तो उसे आपको कितना मिलेगा वहां से? 50%, जितना डोनेट किया है और उस अमाउंट का 50% आपको डिडक्शन मिलेगा। तो आपको याद रखना है क्या? पीएम डॉटर रिलीफ फंड। तो पीएम, तीन पीएम, तीनों पीएम आसानी से याद रहेगा नाम, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। और डॉटर रिलीफ फंड मतलब क्या है? ड्रॉट रिलीफ फंड। पीएम डॉटर रिलीफ फंड हो गया। ऑल पीएम, ऑल सीएम, ऑल नेशनल, ऑल डिफेंस, ये क्या? ये हो गया 100% डोनेशन, जितना करेंगे उसका 100% ऑफ डोनेशन डिडक्शन मिलेगा। और बाकी इधर आइए, क्या है? पीएम डॉटर रिलीफ फंड।
अब आते हैं विथ लिमिटेशंस। देखिए विथ लिमिटेशंस वाला अब पढ़ लीजिए, लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ से कुछ ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि ये जो एनक्यू है ना, यहाँ पे आप जो एनक्यू देख रहे हो ना, ये होता है नेट क्वालिफाइंग एसेट होता है, नेट क्वालिफाइंग। तो इसका प्रोसेस वगैरह कैलकुलेट करने का भी लंबा प्रोसेस होता है थोड़ा बहुत। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे एग्जाम में एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में, और बेसिकली अब इस टाइप का जो ग्रेड 3 लेवल का ग्रेड, ये जो एपीडीसीएल वाला है ना, तो ग्रेड 3 लेवल का ही है ना एग्जाम। तो उस लेवल पे मुझे नहीं लगता कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, बहुत कम चांस है। लेकिन फिर भी आप ये देख लीजिए कि डोनेशन फॉर फैमिली प्लानिंग, आप ये याद रखिए, फैमिली प्लानिंग और स्पोर्ट्स एसोसिएशन पे अगर किया है तो 100% ऑफ एनक्यू मिलता है। यहाँ फ्लैट नहीं कि 100 रुपये डोनेट कर दिया तो 100 रुपये ही डिडक्शन मिलेगा, नहीं। यह एनक्यू, पहले एनक्यूए कैलकुलेट किया जाएगा और एनक्यूए का 100% मिलेगा। हो सकता है एनक्यूए का 100% 60 रुपये हो, 70 हो, 80 हो, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे 50% ऑफ एनक्यूए अगर आपने चैरिटेबल ट्रस्ट पे डोनेट किया है। बस ये आपको याद रखना है, विथ लिमिटेशंस और विदाउट लिमिटेशंस वाला। अच्छा, अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है? आप ये देखिए, ये पूछ लेगा कि आपने पीएम एक पीएम फंड पे डोनेट किया है, पीएम फंड पे डोनेट किया है 500 रुपये। पीएम फंड पे आपने कितने रुपए डोनेट किया है? 500 रुपये। ये बताइए आपका जो डिडक्शंस का अमाउंट है वो कितना होगा? 500, 1000, 250, 200, कितना होगा? 500, जितना डोनेट किया है उतना। या पूछ सकता है, ये बताइए आपने एक पीएम फंड पे, या ये बताइए कि आपने पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड पे 1000 रुपये डोनेट किया है। तो वो जो 1000 रुपये डोनेट किया है उस पे आपको डिडक्शंस मिलेगा। अब किस सेक्शन के अंदर इस पे डिडक्शन मिलेगा? तो आप लिखेंगे 80G। ठीक है। और अब ये यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है? यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि आपने 100 रुपये या 1000 रुपये डोनेट किया है फैमिली प्लानिंग के लिए। अब आपको बताना ये है कि आपका जो डिडक्शंस का अमाउंट होगा, क्या ये 1000 रुपये होगा, या 500 रुपये होगा, या 100? ऐसे शायद क्लियरली नहीं देगा। आपको ऐसे बताएगा कि 100% ऑफ डोनेशन, 50% ऑफ डोनेशन, 100% ऑफ एनक्यूए, और ऑल ऑफ द अबव, या 50% ऑफ एनक्यूए, कुछ डाल देगा। क्या बताना है आपको? 100% ऑफ एनक्यूए। एनक्यूए का फुल फॉर्म मैंने बता दिया ना, क्या है? नेट क्वालिफाइंग एसेट। बस यही याद रखिए। अच्छा, मेन चीज यहाँ पे जो है ना, ये लिमिटेशंस वाला आपको याद रखना है, 80G वाला। ठीक है। अच्छा, अब ये कैसे याद रखेंगे कि 80G? देखिए, ये याद रखना तो आप ही का ड्यूटी है ना, याद रखेंगे, लेकिन मैं इसे थोड़ा आसान कर देता हूँ जैसे पहले करवाया है। यह जी, यहाँ देखिए, ये बंदा खाली डोनेट ही कर रहा है, डोनेट डोनेट डोनेट, डोनेशन डोनेशन डोनेशन। कौन करता है भाई? जो बहुत जेनरस होता है ना, तो जी फॉर जेनरस। जी फॉर, यार क्या है स्पेलिंग जेनरस का? सही है या गलत? भाई अगर गलत हो गया ना तो माफ कर देना, दिमाग काम नहीं कर रहा है। और अगर सही है तो थैंक यू बोल देना, और क्या। तो ये क्या है? जी फॉर जेनरस। तो सेक्शन 80G में आपको मिलेगा डिडक्शंस। जी फॉर क्या है? जी फॉर जेनरस। जेनरस कौन है? जो डोनेट करता है बहुत ज्यादा। ठीक है। अब देखिए, 80G हो, कौन कौन सा हो गया? 80D हो गया। कि यहाँ पे अपना क्या क्या हो गया? अब हो गया आज 80D, और 80D के बाद क्या हुआ? 80CCD हुआ, CCD का 1, और 80CCD का 2, ये हो गया। और फिर कौन सा?
फिर हुआ एटीजी, एटीजी हो गया, ठीक है, एटीजी। और इसके बाद एटीजी कितना हुआ है, 4 हुआ है। तो बाकी अब मैं कराऊंगा, एक तो है 80 जीजी करा दूंगा आपको, ठीक है, और एक कराऊंगा आपको 80 QQB करा दूंगा, और एक करवाऊंगा 80 RRB, और ये 80 JJ JJ। चलिए नहीं, ये नहीं चाहिए, JJ नहीं चाहिए आपको। देखिए ये नहीं चाहिए, मैं बता रहा हूँ आपको, अगर फिर भी लगता है आपको पढ़ना है, अच्छा देखते हैं आगे जाके इस पे। जो इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से तो ये हो गया था, ये 4 और GG QQB RRB, बाकी तो कुछ छूट नहीं रहा है ना। नहीं, ये 3 काफ़ी है। अब ये देखिए, मैंने जो GG QQB और RRB बताया ना, तो इस पे हर एक क्वेश्चन पे आपने ये देखा है कि या डिडक्शंस कितना मिलता है, डिडक्शंस का जो अमाउंट ऑफ डिडक्शंस होता है, अमाउंट ऑफ डिडक्शंस ये क्या रहता है, ये अलग रहता है। फिर कहीं पे परसेंटेज ऑफ डिडक्शन कितना मिलता है, कितना परसेंट, इतना परसेंट, उतना परसेंट हुआ। कहीं एक्सपेंडिचर दिया हुआ रहता है कि आप एक्सपेंडिचर करेंगे तभी जाके मिलेगा जितना एक्सपेंडिचर, कुछ लिमिटेशंस वगैरह होता है ना। तो मैं बाकी यहाँ पे 2-3 बताऊंगा, मैंने जो जीजी क्यूक्यूबी और आरआरबी, तो वहाँ पे मैं अमाउंट वगैरह नहीं बताऊंगा, क्योंकि वहाँ इसका कैलकुलेट करने का प्रोसीजर थोड़ा लंबा होता है। थोड़ा मतलब क्या, बहुत, कि आपको पैसे निकलना होगा। क्यूक्यूबी अगर है, अच्छा अभी ऐसे बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, मैं क्लियरली बताता हूँ। एक एक चीज़ करेंगे, फिर बताएंगे, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। मैं तो यही चाहता हूँ कि आप लोग समझ जाए सही से। तो सबसे पहले ये देखिए, क्या करेंगे हम सबसे पहले करेंगे एटीजीजी। तो ये एटीजीजी क्या है, एटीजीजी। अब ये देखिए, एटीजीजी का कंडीशन ये है कि कोई बंदा जो रेंट पे रह, कोई इसके पास घर नहीं है। अच्छा मुझे है तो क्या फर्क पड़ता है, कहीं रह रहा है, जिसको क्या देना पड़ता है, रेंट देना पड़ता है। क्या देता है, रेंट। तो वो जो बंदा अगर वो रेंट देता है ना, तो उसे रिडक्शन मिलता है, कहाँ पे, सेक्शन 80 जीजी में। कितना मिलता है, उसका जो रिडक्शन का अमाउंट होगा ना, वो होगा नंबर 1, मतलब ए, बी और सी। अच्छा कॉमन, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए कि इसमें से सबसे अमाउंट सबसे ज्यादा जिसमें आएगा तीन ऑप्शन में से, वो मिलेगा, या सबसे कम जिसमें आएगा वही मिलेगा डिडक्शन। अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है ना डिडक्शंस पहले से, फर्स्ट क्लास से जो मैंने पढ़ा है, तो आप ये आंसर आपके दिमाग में अभी होना चाहिए। देखिए ये 80 जीजी, सबसे पहले क्या है, 5,000 रुपीज, 5,000 पर मंथ, रुपीज 5,000 पर मंथ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ईयरली आपको अप टू ये 60,000 का क्या मिलेगा डिडक्शन, कहाँ पे, 80 जीजी पे। या तो क्या है, जो आप रेंट दे रहे हो ना, जितना आप रेंट देते हो, रेंट पेड माइनस क्या, 10% ऑफ AGTI। अब ये क्या चीज, बवाल चीज है भाई, AGTI। AGTI, AGTI है, GTI का मतलब होता है ग्रॉस टोटल इनकम, और AGTI का मतलब होता है एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। देखिए बताता हूँ। और ये हो गया 25% ऑफ क्या, AGTI, 25% ऑफ AGTI। अब इन तीनों में से जो लोअर होगा, जो क्या होगा, लोअर होगा, वही आपको डिडक्शन में मिलेगा। अब ये देखिए एजीटीआई क्या चीज है, सिंपली ये देखिए,
आपको इतना सीखने की ज़रूरत है नहीं। बस ये याद रखिए कि एजीटीआई जो है ना आपका, जो जीटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस टोटल इनकम। लिख लीजिएगा अगर आपको याद ना रहे, ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम से अगर आपने एलटीसीजी पढ़ लिया था पहले, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस किया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब ये बताइए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कौन सा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन, एक तो है 112 112 और एक 112 ए है, तो यह एलटीसीजी मैंने खाली लिखा है, इसका मतलब दोनों। और फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का जो 1111 ए है उसे माइनस किया है, और माइनस किया है आपको जितना रिडक्शंस मिला है सब, एक्सेप्ट यही एटीजीजी। एक्सेप्ट कौन सा, एक्सेप्ट ये जीजी वाला, इससे कैलकुलेट नहीं करेंगे। अच्छा आप ये बताइए, कॉमन सेंस लगाइए, अगर आप मेहमान को दावत करेंगे ना बाहर वालों को, अब बाहर से अगर 5 लोग आएंगे, और अगर आपके घर पे कितने लोग हैं और 5 लोग हैं, क्या आप बताएंगे कि सबको आज 10 लोगों का हमने इनवाइट किया है? नहीं ना, कितने लोगों को आपने इनवाइट किया है? 5 लोगों को, क्योंकि बाहर से 5 ही लोग आए हैं और 5 लोग अपने घर का ही है। तो 5 लोग अंदर के, 5 लोग बाहर से आए, तो हम जब काउंट करेंगे ना कि मेहमान, तो मेहमान को 5 ही काउंट करेंगे। इसका मतलब है यहाँ हम काउंट कर रहे हैं, क्यों, क्या काउंट कर रहे हैं, 80 जीजी। तो 80 जीजी काउंट करते वक्त 80 जीजी का जो रिडक्शन है वो नहीं लेंगे, बाकी जितना है। तो इससे हमारा निकल के आता है क्या, एजीटीआई निकल के आता है। एजीटीआई कैसे निकलते हैं, जो ग्रॉस टोटल इनकम है, एजीटीआई का फुल फॉर्म मैंने क्या बताया था, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। उसको कैसे निकलते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम से। अब आपको समझ में क्वेश्चन आ रहा होगा दिल पे कि भाई ये ग्रॉस टोटल इनकम क्या है। देखिए इनकम टैक्स ऐसा चीज है ना, इनकम टैक्स, अब जितना सवाल करेंगे ना वो लंबा होता जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि यहाँ ये टॉपिक इतना लंबा हो जाए कि कंप्लीट ही ना हो। बहुत दिन लगता है इस पे, तो बहुत जल्दी हम पढ़ रहे हैं ना डिडक्शंस, तो उसी पे फोकस करिए। और ये जो बेसिक चीजें हैं ना आपके लिए उतना ही काफी है, लेकिन नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, सुनिए। ये एजीटीआई कब आता है, नॉर्मली हम जब सैलरी का जो इनकम होता है ना, कोई बंदा नौकरी कर रहा है, उसका कहीं बिजनेस भी है, उसने कहीं पे क्या करके रखा है अपना, बिल्डिंग वगैरह भी है वो बेचा है, वहां से पैसा आ रहा है, उसका अलग अलग सोर्सेस है, अदर सोर्सेस है, वो कहीं पैसा जीता है, वो एक अच्छा रेसर भी है, वहां से पैसा जीता है, कहीं से भी। तो उसका बिल्डिंग है जहाँ से रेंट मिलता है, हाउस प्रॉपर्टी है वहां से पैसा मिलता है। तो पूरा पैसा जब वो काउंट करता है ना, उसके बाद जो टोटल अमाउंट आता है वही क्या होता है, ये हो जाता है, नहीं, इसके बाद अपना सेट ऑफ क्लबिंग बहुत कुछ है। आप यही समझो कि सबसे पहले सिंपली जब अमाउंट अमाउंट काउंट करते हैं इनकम का, तो सबसे पहले ग्रॉस टोटल इनकम निकल के आता है, और फिर इसके बाद डिडक्शन वगैरह माइनस किया जाता है। तो पूरा डिडक्शन विडक्शन जितना भी है माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है उसे कहते हैं नेट इनकम। क्या कहते हैं, नेट इनकम। तो सिंपली सबसे पहले रफली काउंट करने के बाद जो इनकम आ जाता है वही है ग्रॉस टोटल इनकम। इससे ज्यादा आपको कुछ समझना नहीं है, बस यही काफी है। तो हो गया अपना जीजी। अब ये देखिए जीजी कैसे याद रखेंगे, भाई बहुत आसान है। जीजी क्या है, फॉर्मूला, फॉर्मूला नहीं अपना ट्रिक्स, ट्रिक्स लगाओ भाई, ट्रिक्स। जीजी का मतलब है घर, घर, GHAR, घर, घर। जी से घर, घर, इसका मतलब क्या है, आप रेंट दे रहे हो, इसका मतलब आप कहीं बाहर रह रहे हो ना, रेंट पे, घर पे। तो उसी घर का जब रेंट दोगे फिर आपको डिडक्शन मिलेगा। याद रहेगा, जीजी क्या है, घर, घर। ठीक है। अब आते हैं अपना नेक्स्ट, मैंने क्या बताया था, अब कौन सा पढ़ना है, अब पढ़ना है हमको 80 QV। देखिए मैं क्यू थोड़ा ना अजीब तरीके से लिखता हूँ, बहुत लोग कहते हैं कि भाई क्यू तुम ऐसे क्यों लिखते हो, क्यू क्यू क्यों लिखते हो, क्यू, क्यू क्यू क्यू, ये सवाल है भाई, क्यू क्यू। चलो क्यू, तो ये क्या है, QQB। अब ये क्या चीज है, देखिए बहुत सिंपल है, बस कैलकुलेट कितना अमाउंट कैसे वो नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। किस चीज पे मिलता है वही अगर आपको याद रहा, आपने समझ लिया, वही काफी है। क्यों, क्योंकि ये क्यू क्यू बी है। देखिए ये क्यू क्यू बी, आपने क्या लिखा है अपने बुक्स,
अपने, अब क्या लिखते हो, यू आर ए राइटर, अब किताबें लिखते हो, बुक्स। तो जो बुक्स लिखते हो ना, बुक लिखे अपने किसी पब्लिशर को दे दिया, किसे दिया है, पब्लिशर को। पब्लिशर को, यही होता है ना सिस्टम, किसी पब्लिशर को दिया जाता है। पब्लिशर्स को दे दिया। तो पब्लिशर्स क्या करता है, पब्लिशर्स समझ लीजिए, पब्लिशर्स के वहां से सेल होता है ना, तो वो जो सेल करता है आपको पर कॉपी के हिसाब से क्या देता है, सेल के बाद आपको रॉयल्टी देता है। क्या देता है, रॉयल्टी। आपको रॉयल्टी देता है। समझ लीजिए 100 कॉपी बेचा है, तो उसने कहा कि पर कॉपी में मैं आपको 5 रुपए दूंगा। तो इसका मतलब 100 कॉपी में कितना रुपए हो गया, 500 रुपए का रॉयल्टी हो गया। वो 500 रुपए जिस बंदे ने किताब लिखा था, जो, ये समझ लीजिए हमारा, ये कौन है, चेतन भगत है, ये चेतन भगत। चेतन भगत का नहीं, बाल तो नहीं है मेरे हिसाब से, ये चेतन भगत है। और चेतन भगत, किधर जाओगे, इधर, चलो क्या फर्क पड़ता है, कहीं भी जाओ तुम। तो ये 500 रुपए किसको, मिस्टर चेतन भगत को मिलेगा। चेतन भगत को मिल गया 500 रुपए। तो वो जो 500 रुपए मिलेगा ना, तो चेतन भगत को अब 80 क्यूक्यूबी में डिडक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा, डिडक्शन। अब कितना ये कैलकुलेट करना, ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, इसलिए मैंने बताया कि क्या कैलकुलेट करना, अमाउंट अमाउंट नहीं बताऊंगा, नहीं चाहिए आपको। बस यही याद रखिए कि कोई बंदा बुक्स लिख रहा है, किसी ने बुक्स लिखा है, और वो पब्लिशर को दिया है, पब्लिशर रॉयल्टी दे रहा है, उस रॉयल्टी के ऊपर क्या मिलता है, डिडक्शंस मिलता है। और वो जो सेक्शन है, सेक्शन का नाम क्या है, क्यू क्यू बी। देखिए ये याद रखने का बहुत एक सिंपल तरीका है, बाकी सिस्टम की तरह यहाँ भी एक ट्रिक्स है, निमोनिक्स कहूंगा मैं उसे। क्या है, ये क्यू क्यू बी है ना, तो आप कहोगे क्यू, क्यू 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 बुक्स लिखते हो, ये क्यू क्यू बुक्स क्या करते हो, क्यू क्यू बुक्स लिखते हो। अच्छा लगा, खुश, क्यू क्यू बुक्स लिखते हो, यानी क्यू क्यू बी। क्यू क्यू बी में कहा मिलता है, किसी ने, कोई बंदे ने बुक्स लिखा है, और उस बंदे ने बुक्स दिया किसी पब्लिशर को, और पब्लिशर ने सेल्स के बदले रॉयल्टी, पर पीस के हिसाब से रॉयल्टी दिया है, पर यूनिट के हिसाब से, किसको, उस राइटर को। तो उस राइटर को अब क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80 क्यू क्यू बी। तो आगे बढ़ते हैं अपना लास्ट सेक्शन के साथ। व्हाट्स दैट, जो अपना एक ही सेक्शन बाकी रह गया। एक ही नहीं, बचा तो है दो चार, और लेकिन पढ़ाऊंगा मैं एक ही। और एटीसी के बारे में थोड़ा बता दूंगा, मैंने जैसे पहले बताया था ना कि इससे आपको आसानी मिल जाएगी। तो ये रहा आपका, ये क्या, क्या था, आरआरबी। आर आर बी, ये आरआरबी, ये आरआरबी क्या है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है क्या, क्या है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है क्या, नहीं, दिस इज नॉट रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। ट्रेन इज स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 5। अच्छा ये देखिए, ये जो आरआरबी है ना, ये आरआरबी कोई बंदा है, ये कौन है, पहले तो चेतन भगत थे, अभी ये कौन है भाई, नहीं ये सर नहीं लग रहा है, ये तो कुछ और लग रहा है। ये अपना कोई साइंटिस्ट समझ लो, ये है, यार कौन साइंटिस्ट, इंडिया में कोई साइंटिस्ट रहता ही नहीं है क्या, कोई, सब चले जाते हैं बाहर। वही चाहिए ना सबको, नेम फेम, दौलत शहरत, सबको चाहिए। तो ये क्या बताओ, चलो, एपीजे अब्दुल कलाम, हमारा न्यूक्लियर साइंटिस्ट और रेस्पेक्टेड, एपीजे अब्दुल कलाम, AK-47। चलो एपीजे, एके, ये एके मतलब है एपीजे अब्दुल कलाम, बस आपको याद रखना है। साइंटिस्ट हो कोई भी हो, इसने क्या किया, कोई फॉर्मूला बनाया है, फॉर्मूला। क्या है, कोई फॉर्मूला बनाया है, मैथ्स का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी, किसी चीज का हो, फॉर्मूला बनाया है उसने, या तो क्या किया उसने, कुछ इन्वेंशन किया है, इन्वेंशन।
इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंशन किया, इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट किया है। मतलब कोई भी चीज क्या है, इन्वेंट किया है। तो वो जो इन्वेंट करता है, इन्वेंशन के बाद जो बंदा इन्वेंट किया कोई फॉर्मूला वगैरह अ, ढूंढता है, डिस्कवर करता है, तो वो क्या करता है, उसके ऊपर अपना एक कॉपीराइट करवा लेता है क्या। कॉपीराइट सुना होगा ना आपने, कॉपीराइट वगैरह। कॉपीराइट या तो ये कोई सिंगर भी हो सकता है अपने, सिंगर, मतलब कोई भी हो जिसने अपने जो इन्वेंशन वगैरह है उस पे क्या किया है, डिस्कवरी है उस पे क्या करवा लिया है, कॉपीराइट किया, कॉपीराइट करवाया है, कॉपीराइट, कॉपीराइट करवा लिया है। तो अब जब कॉपीराइट किया है तो दूसरा बंदा जब उसे यूज करेगा, समझ लो यह मैं कहता हूँ इसको किसने यूज किया है, समझो प्रांजल ने यूज किया है, प्रांजल, या तो ये बंसिका ने यूज किया है ये कॉपीराइट। तो उनको क्या देना पड़ेगा, उनको रॉयल्टी देना पड़ेगा, इसके बदले रॉयल्टी देना पड़ेगा, रॉयल्टी, उसको रॉयल्टी देना पड़ेगा। अब वो जो रॉयल्टी है, वो रॉयल्टी किसको मिलेगा, ये रॉयल्टी मिलेगा इनको, इनको मिलेगा रॉयल्टी। अब वो नहीं रहे तो परिवार वालों को, परिवार नहीं है तो उसका अलग हिसाब किताब है, लंबा सोचो मत। तो रॉयल्टी समझो, रॉयल्टी मिल रहा है इनको, तो वो जो रॉयल्टी मिलेगा ना, तो उसी रॉयल्टी के ऊपर, रॉयल्टी के ऊपर क्या मिलेगा, रॉयल्टी के ऊपर मिलेगा डिडक्शन। किस सेक्शन में, अंडर सेक्शन 80 RRB। अब इसको याद कैसे रखें, समझ में आ गया। तो QQB में और RRB में क्या डिफरेंस है, QQB बुक्स वाला है और RRB क्या है, RRB ये देखो, RRB में है यह भी, इसको ऐसे याद रखो कि RRB मतलब रोते रोते बनाया, रोते रोते, रोते रोते बनाया, रोते रोते बनाया, क्या बनाया, रोते रोते बनाया, रोते रोते बनाया, क्या बनाया, फॉर्मूला बनाया, क्या बनाया, इलेक्ट्रिसिटी बनाया, क्या बनाया, मैंने कोई गाना बनाया, क्या बनाया, कुछ भी बनाया, मतलब कोई नया चीज हो डिस्कवरी किया है, तो रोते रोते बनाया। तो आपको याद हो गया RRB। तो हमने कंप्लीट कर लिया है क्या, हमने कंप्लीट कर लिया है जितना सेक्शन था उस सेक्शन का मैक्सिमम, मतलब 80-90% हमने जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो कंप्लीट कर लिया है। और कुछ चीजें ये है कि अब बहुत पढ़ेंगे लेकिन फिर भी आने का चांसेस कम है, वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। हमें वही चाहिए कि कम पढ़ के एक पेज पढ़ के वहां से मैक्सिमम मार्क्स निकालो, ऐसे नहीं कि 10 पेज पढ़ के एक मार्क, नहीं, हम ये चाहते हैं कि एक पेज पढ़ेंगे वहां से 10 मार्क आए, वैसा ही टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, एटीसी मैंने क्यों नहीं पढ़ाया, क्योंकि एटीसी में मैंने बता दिया ना 15-16 आइटम्स है, तो उन सब पे अब इन्वेस्टमेंट वगैरह करेंगे तो आपको डिडक्शन मिलेगा। सिंपली देखिए, ये एक तुक्का लगाने का तरीका है। देखिए, ये देखिए बहुत लोग मुझे गाली भी दे सकते हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये रियलिटी है, अब थोड़ा समझिएगा। देखिए, तुक्का लगाना मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा, फिर भी अगर आपको लगता है नहीं कर देना चाहिए, तो यहाँ पे इस सेक्शन के हिसाब, यहाँ पे आप कर सकते हो, अगर वो 80C है ना तो कर दीजिएगा। क्यों, देखिए, एटीसी में आपको पता है ना कि एक्सपेंडिचर क्या है, एक्सपेंडिचर वही है जिसके बदले आपको कुछ नहीं मिलता, जिसके बदले आपको क्या, कुछ नहीं मिलता एक्सपेंडिचर। और इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट वही है जिसके बदले आपको कुछ मिलता है इन फ्यूचर, है कि नहीं। तो एटीसी, आप ये देखिएगा, अगर कहीं पे आपने क्या किया है, इन्वेस्ट किया है, अगर आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया है और वो जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो जो इन्वेस्टमेंट है वो बाकी आपने जितना भी सेक्शन पढ़ा है, समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, बाकी आपने जितना सेक्शन पढ़ा है, जैसे कि आपने एक पढ़ा है 80G, जी फॉर जनरस, 80G, वहां पे वो भी तो क्या करता है, डोनेट करता है, डोनेट कर देता है ना। तो अब ये देखिए, डोनेशन वो क्या था, डोनेशन था, वो था एक एक्सपेंडिचर टाइप, कुछ रिटर्न मिलता है क्या, नहीं। लेकिन आपने एक सेक्शन पे ये देखा है कि 80 वो क्या था, वो था 80D था, 80D। तो 80D पे आपने देखा था एक मेडिक्लेम का आता है, तो मेडिक्लेम क्या है, ये एक इन्वेस्टमेंट टाइप का है ना, कि इन्वेस्ट करेंगे फिर मेडिक्लेम आपको मिलेगा इन फ्यूचर, तो वो इन्वेस्टमेंट है। तो आपको बस ये देखना है कि वो जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है, बाकी जो जितना सेक्शंस आपने पढ़ा है किसी में आ रहा है कि नहीं।
और अगर नहीं आ रहा है और ये एक्सपेंडिचर नहीं, सेक्शन 80C पे क्या है, 80C पे वो एक्सपेंडिचर नहीं बल्कि वो किस टाइप का है, वो इन्वेस्टमेंट टाइप का है, मतलब किसी फंड पे आपने पैसा डाला है, किसी किसी का सब्सक्रिप्शन आपने लिया है, तो उसी टाइप का अगर है और वो जो सब्सक्रिप्शन या इन्वेस्टमेंट है उसमें दूसरा जितना सेक्शंस आपने पढ़ा है वहां कहीं भी आपको रिडक्शन नहीं मिल रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको 80C पे डाल सकते हो। मतलब डाल सकते हो का मतलब ये है कि एग्जाम में अगर आए आप उस पर मार्क कर सकते हो, 90% चांस है कि ये करेक्ट हो जाएगा। अगर देखिए प्रोबेबिलिटी इतना ज्यादा है कि 9:1 का करेक्ट और रॉन्ग का रेशियो है, तो क्यों नहीं, कर दीजिए, टिक कर दीजिए, हो गया। अच्छा, सबका मैंने ये शॉर्ट ट्रिक बता दिया था मैंने शायद, ये वाला एक रह गया है, इसका शॉर्ट ट्रिक मैंने नहीं बताया, कौन सा रह गया है, ये डी वाला ये देखिए डी। तो डी से आपको सिंपली ये याद रखिएगा, डी से क्या याद रखेंगे, यहाँ भी देखिए यहाँ सब कुछ डॉक्टर से रिलेटेड है, सब कुछ डॉक्टर। तो तो अब ये डी से डॉक्टर, बाकी सबका शॉर्टकट मैंने बता दिया है, हो गया। आज का क्लास थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि मैं चाहता हूँ आज पूरा कंप्लीट हो जाए, इसको और खींचना नहीं चाहिए। 3 क्लास हो गया, 3 क्लास बहुत है। और आपको सही से नोट बनाइए, आप रिवाइज करिए, कहीं कंफ्यूजन है पूछिए। और एमसीक्यू भी आज नहीं डाल सकता क्योंकि एमसीक्यू आज डालने जाएंगे ना वीडियो और भी लंबा हो जाएगा, काफ़ी लंबा होगा। तो फिर हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अपना नया टॉपिक के साथ। देखते हैं नया टॉपिक कौन सा। मैं सोच रहा हूँ या तो कॉस्टिंग होगा या फिर अकाउंट्स का एक दो टॉपिक दूंगा फिर कॉस्टिंग लाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग सजेस्ट कर दिएगा कौन सा आपको क्या चाहिए, कॉस्टिंग अकाउंट्स में देख लूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं बहुत जल्दी।